तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेजकर खुश हो, अरे मियाँ ये कोई देखभाल थोड़ी है। रूही बुलंद रख खुदी, तूफान की मन्नतें न कर। क्या क्या साहिल न मिल सका तो क्या कश्ती भंवर के पार कर। औरत के लिए जो लिखा था पहला शेर, जैसे मैं कहती हूँ 20वीं सदी औरत का शेर था, वो ये था कि मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं, करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। हवा भी सरगरी के फन से वाकिफ हो गई है, चराग अब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं। मैं रूही तजुर्बे लिखने लगी हूँ शायरी में, सो लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाजिर है। नाज़रीन कराम, 20वीं सदी में ख़वातीन ने मर्दों के साथ शामिल होकर ज़िंदगी की दौड़ में हिस्सा लिया। हिस्सा तो वो पहले भी ले रही थी, लेकिन वो मंजरनामे पर नहीं आ पा रही थी। 20वीं सदी में हमें ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें ख़वातीन का किरदार, उनका अमल और उनका काम नज़र आता है। शायरी भी एक ऐसा ही शोबा है जिसमें हमें 20वीं सदी में कई ऐसी निसाई आवाज़ें सुनाई दी जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनका काम, जिनका कलाम आप सुनते हैं और पसंद करते हैं। अदा जाफ़री साहिबा का नाम लिया जाए या परवीन शाकिर साहिबा का नाम लिया जाए, ये नाम तो आप जानते हैं। और इसके बाद भी कई ऐसी निसाई आवाज़ें उभरी जिन्हें आप जानते हैं, जिनका कलाम आप सुनते हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं। उनके बाद ही की आवाज़ों में से एक आवाज़ आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारी मेहमान हैं। उनके 5 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। उनका कलाम, उनका नाम भी मेरा ख़्याल है आपके लिए भी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। मैं उनका एक शेर सुनाऊंगा तो आपके जहन में उनका नाम आ जाएगा। वो ये कहती हैं कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर ना जाए। यकीनन मेरी मुराद मोहतरमा रेहाना रूही से है। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं, ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम से मुताल्लिक़ बात करते हैं। बचपन कैसा गुज़रा, या लोग जानना चाहते हैं कि जो शायर है उसका बचपन किस तरह गुज़रता है। वो शुरू ही में सोचने लगता है, संजीदा होता है, चीज़ों के बारे में गौर कर रहा होता है, और आम बच्चों से उसका क्या ताल्लुक़ होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल होता है उनका। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा। देखिए, मेरे बचपन में जो एक ख़ास जो बात हुई, ख़ास वो ये हुई कि मैं 3 साल की थी तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ चली गई मेरे पास, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट ज़िंदगी होती है बच्चे के लिए। और बाकी मैं ये कहूँगी मोमिन, बिल्कुल आम लोग होते हैं सब बच्चों का, जिसका बचपन तो एक ही चीज़ होती है। बचपन, अगर आप बचपन को डिफ़ाइन करो, उसमें कोई अलग अलग बचपन नहीं होता, सबका एक जैसा बचपन होता है। सिर्फ एनवायरनमेंट अलग होता है, किसी को बहुत लविश बचपन मिल जाता है, किसी को तकलीफ़ दे बचपन, लेकिन अगर आप बच्चे को देखें वो एक ही तरह का होता है। जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड, तो ये जो काउंसलिंग जिसका नाम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो 5 साल से ही शुरू होती है। यानी बचपन जो है वो इंसान का सबसे कीमती वक्त है, जिस वक्त के वो बनता है। यानी मुझे नहीं पता कि अनसेट एक बात थी कि वो एक चीज़ थी कि बस रेहाना जो है ना, वो मतलब इस तरफ है, कुछ लिख रही है, कुछ शायद मेरी अट्रैक्शन होता था। मैं बहुत छोटी थी, कोई बच्चा ज़िद नहीं करता था। हमारे बड़े किसी मुशायरे में जा रहे हैं, मेरा रोना धोना शुरू, कहते तुम क्या करोगी, तो मैं नहीं, मुझे जाना है, मतलब मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ क्या घर का माहौल किस तरह था? बड़े उसमें शायरी और शेर से शगफ? जी देखिए, मैं नहीं, सिर्फ मेरा नहीं मोमिन, ये हमारे जो जितने मेरे एज के लोग हैं ना, उनके उस वक्त के घरों का माहौल, सबका माहौल कुछ ना कुछ अदबी होता था। रिसाले बच्चों के आते थे हमारे घर में, है ना। और हमारे बड़ों को इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा, न सिर्फ मर्दों को भी, औरतों को भी। और कभी रात में जैसे बैठते थे हम लोग सब लिहाफ ओढ़, पहले ज़माने में तो सब एक, तो रात में खाना वाना खाने के बाद ये सिस्टम था। देखिए, फैमिली को टुगेदर करने के लिए कौन कौन से तरीके थे। सब एक साथ बैठते, दादा दादी, नाना नानी, अम्मा, बच्चे बैठे हुए। अब उसमें जनाब वो एक कहानी सुनाई जा रही।
उन कहानियों के अंदर मैसेजेस भी होते थे। मुझे याद है एक था बादशाह हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, इससे शुरू होती थी, यानी अल्लाह की अहमियत बताई जा रही है। सही। आपने बताया कि बचपन में आपका अदब से ताल्लुक़ या रुझान आपका था अदब से मुताल्लिक़, तो शायरी की तरफ आप कब आई? आप पर ये कब इंकिशाफ हुआ कि आप शायर हैं? पहला अच्छा, शेर हाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है। अब अच्छा, उसमें ये कि मेरे घर के अंदर तो कोई राइटर वगैरह दूर तक भी नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें तो थीं। और वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत इज़्ज़त थी हमारे यहाँ किताब की, राइटिंग्स की। लेकिन वो एक जो हमारा एक कल्चर जिसे कह सकते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा बाहर जाने से ममनू था हमारे यहाँ। ये लड़कियाँ अकेले नहीं जाएंगी, और स्टेज पे जाना तो खैर बिल्कुल ही क़यामत लड़कियों का। तो मेरा शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। मेरे इतने शायर याद थे। और मोमिन, पता है तुम्हें, मेरे 10 साल भी मेरी उम्र नहीं होगी, मेरी इतनी मोटी एक डायरी थी, और उसका उन्वान पता है मैंने क्या लिखा हुआ था? उस उम्र में मेरा ये हाल था, मैंने उसका उन्वान लिखा था शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। उसका टाइटल ये था उस डायरी का। और उसके अंदर दुनिया जहान के जो जो मुझे शेर किताब में इधर उधर कहीं भी लिखे हुए, उसमें लिखे हुए, वो अभी भी है वो मेरे पास डायरी। तो इस तरह तो एक वो तो पता तो चल गया था ना, हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दी। किसी को बातों का फ़न ऐसा अच्छा आएगा, किसी को कपड़े पहनने की ड्रेसिंग, तो ये इसी तरीके से। तो शायरी कहीं बाहर से नहीं आती, तफक्कुर अल्लाह ने मुझे दिया हुआ होगा। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त क्योंकि मैं 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, तो इकबाल को ही हम पढ़ रहे होते थे, और इकबाल ही हमारे सामने थे, और खुद ही का फ़लसफ़ा था। मेरी जो पहली गज़ल है, मतलब हम कहीं से बाहर से कोई चीज़ नहीं लाएंगे। जब आपकी जेन्युइन आपके अंदर से जो आएगा वो वही आएगा जिसका आपको इल्म है, जिससे आप गुज़र रहे हैं, राइट। पहला जो उसका मक्ता है वो सुन लो तुम, कि रूही बुलंद रख खुदी, यानी मैं इकबाल को पढ़ी हूँ ना। आप देखिए मेरे बैग के ऊपर क्या आ रहा है, रूही बुलंद रख खुदी, तूफ़ान की मन्नतें न कर, क्या साहिल न मिल सका तो क्या कश्ती भंवर के पार कर। हालांकि वो कर 2 दफ़ा, तो पहली गज़ल थी बेचारी, मुझे क्या, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि वही आया जो मैं पढ़ रही थी। तो इसलिए शायर के लिए मुताला, शायर के लिए संजीदगी, और चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट से बाखबर होना, और इंतहाई अपने आप को इस चीज़ के लिए हर वक्त ज़हनी तौर से तैयार रखना कि आपको लम्हा ब लम्हा इल्म होना चाहिए इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत देर, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे लिखना है। जब मुझे लिखना है तो मुझे पूरी दुनिया को कैप्चर करना है बाबा, इस फिक्र के अंदर। ये मैं आजिज़ी से बात कर रही हूँ, ये मैं सबके लिए कर रही हूँ कि ये नहीं होगा तो आप सच्चाई नहीं लिख सकते यार। मुझे अपना पैगाम पहुँचाना। अब मैं मीर को पढ़ लूँ, मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से वर्ड कहूँगी तुमसे, उगल रहे हैं लोग मीर को पढ़ के, गालिब को पढ़ के, इसको पढ़ के, बड़े तो खैर बहुत बड़े नाम हैं, नथिंग लाइक दैट। तो आपके अपनी चीज़ है, हमें क्लासिक से इस्तेफादा तो कर सकते हैं, और वो हमारी बुनियादें हैं यार हमारी। लेकिन इमारत बहुत नई तामीर करनी है आपको, ये मैं आपको बता दूं। हम उनसे, वो हमारी बुनियादें हैं, उनसे हमारी बुनियादें मजबूत होंगी कि शायरी ये है। बिल्कुल, सच्चाई बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो मैंने पहला शेर जो लिखा था ना, इसके औरत के लिए जो लिखा था पहला शेर, जैसे मैं कहती हूँ 20वीं सदी औरत का शेर था, वो ये था कि मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं, मैं कोई पिछले ज़माने की सोहनी तो नहीं, जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने मतलब ये सोचा कि वो उसने गलती की, अकल होती तो कभी भी नहीं बजाती, क्योंकि उसको पता है कि इस दरिया के अंदर घड़ा नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये हमारी सोच पे थोड़ी चलेगा, तो हकीकत पे चलेगा। फिर मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर लिखा। 21वीं सदी की औरत का शेर, माजरत बात कट रही है, हम एक वक्फे पे जाएंगे और नाज़रीन कराम 21वीं सदी की औरत का शेर भी सुनेंगे, और ये सवाल भी करेंगे कि जब आपने शेर कहना शुरू किया, घर वालों को पता चला कि आप शायर हैं, शेर कह रही हैं, तो उनका क्या रद्द अमल था। लेकिन एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए।
मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायरा मोहतरमा रेहाना रोही। वक्फ़े पे जाने से पहले बात हो रही थी शायरी से मुताल्लिक़ और आपके बचपन से, और उस वक्त से जब आपने शेर कहना शुरू किए। तो आप पहले तो 21वीं सदी की औरत के लिए जो आपने शेर कहा वो शेर सुनाए, मैं तुम्हें फिर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं। ज़रूर, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मतलब मैं तुम्हें ये कह रही थी ना कि शायरी कहीं बाहर से नहीं, वो हम जो खुद अंदर से हैं, वो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हम लिखेंगे। बिल्कुल, बिकॉज हमें वही तो, एक हर बंदे की अलग सोच होती है, तो उस तरह से ही हम करेंगे। तो मुझे लगता था कि ये तो मैंने लिख दिया। मोहब्बतों में सफ़ाकियत कैसे आती है? मोहब्बत में सफ़ाकी आ सकती है। देखिए, मोहब्बत जो है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कुर्बानी देने के लिए पैदा हुए हैं। सही। सवाल ये कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो बिल्कुल आपको भी उतना ही हक है उस अपनी डिफेंड करने का, और उस अगर डिफेंड के अंदर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है अगर आप अपनी इज्जत करते हैं तो। मतलब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ ये बात कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जितना भी कुछ किया, लेकिन उसमें मुझे अपनी एक इज़्ज़त चाहिए। जब मेरे घर मुशायरे होते थे ना, तो अब मैं कभी ऐसे अमेरिका वगैरह तो जाती हूँ ना, तो उनके घर मुशायरे, मैंने कहा वो तुम्हारी बेटी का है? कह लिए उसने कहा मुशायरे हो रहे हैं, वो तो अपने दोस्तों के साथ चली गई पिकनिक मनाने। मैंने ये कभी नहीं करने दिया। मैंने बच्चों से कहा कि ये मेरा ऑनर है ना, मैं शायरा हूँ, तो मेरे मेहमान जब आएंगे आप यू हैव टू बी हियर। तो अब आते हैं आपकी शायरी की तरफ। अच्छा, वो जो तुम मुझे कह रहे, हाँ, ये वाली बात, के बाद वो एक बम फट गया, एक बम फट गया घर में। बिल्कुल, जब मैंने यही बता रही हूँ, तो दूसरे दिन जो सुनाई शायरी, तो बजाय इसके कोई ये कहता कि भाई देखो भाई क्या अच्छा बुरा कुछ तो कोई कहता, बस मेरे पापा ने मुझे अपने पास बिठा लिया, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी उनकी ना। तो उन्होंने मुझे, और उसके बाद से पता नहीं सारे वक्त मुझे कहते थे ये बिल्कुल बकवास चीज़ है शायरी। और एक और उन्होंने मिथ बनाया हुआ था, लोग शायरी मनूस होती है। पता है, शायर जो होते हैं ना, वो सारी रात जागते हैं, फिर सुबह को वो देर से उठते हैं, और देर से उठना मनूसियत है। तो इसलिए शायरी वायरी छोड़ो, तुम ऐसा करो, तुम नॉवेल लिखो, तुम नज़र लिखो, मैं तुम्हारी किताबें छपवाऊँगा। अब मुझे पता, तो मुझे अभी तो नहीं, अब समझ आती है उनका इंटेंशन ये था, जो कि हुआ कि ये शायरी करेगी, ये ज़ाहिर है मर्दों से मिले, कि हमारे तो ज़ाहिर है, देखिए हमारे लिए मर्द नहीं है, हमारा जो ये कम्युनिटी है हमारे शायरों की और सबकी, हम एक हैं। लेकिन ये बातें उन लोगों को, जो पिछले लोग थे, हर अपने माइंड सेट चल रहा होता ना पुराना, तो वो उनका यही था कि हमारी बच्ची नहीं जाएगी। उन्होंने इसलिए इतना सख्त मेरे साथ रवैया कि नहीं लिखने दिया मुझे। मैंने आप तुम्हें जो पहले बात की ना, कि अगर मैं भी 8 साल की उम्र से शायरी कर रही होती मोमिन, तो मैं बहुत कुछ कर चुकी होती। तो आप क्या समझती हैं, आज की बच्चियों को भी ये मसाइल होते हैं, और जाहिर है मुश्किल होती है अब शाम में बाहर निकलना, फिर वापस आना, ठीक है, आज तो बहुत नहीं, अब बहुत, तो जो तकरीबात हैं उनको हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले की जाएं, और कॉलेजेस में भी पहले ही मुशायरे हुआ करते थे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मोमिन, क्यों नहीं कर सकते आखिर हम? देखिए, मैं फिर आपको मैं इसलिए तो कहती हूँ कि एक तो ये सोशल मीडिया, फिर ये कि हम लोग जो बाहर जाने की इतनी फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रैवलिंग इतनी आसान हो गई, फिर बच्चे हम लोग बाहर चले गए, तो क्यों मैं अपनी आंखों से देख कर आती हूँ वहाँ पर, तभी तो मैं तुम्हें सारी दुख की बातें कर रही हूँ। वहाँ जितने भी फंक्शन होते हैं, मुशायरा होता है 4 बजे शुरू होता है, 6 बजे ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही होता है वहाँ पे। वहाँ कोई रात में मुशायरे नहीं करते वो लोग। हमारे यहाँ तो मुशायरा 10 बजे शुरू होता है। कितनी मुश्किलात हैं ख़वातीन को महज इन टाइमिंग्स की वजह से। इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उस तरीके का हम उनमें बना लेते हैं, ब्रीथिंग होल्स बना ले, तो बन चुके हैं। लेकिन ये है गलत टाइमिंग, हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा। वक्त की पाबंदी का ख्याल वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ अशार सुनाएं, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे। किसी से 2 घड़ी मिलने की फुर्सत चाहते हैं, वाह। किसी से 2 घड़ी मिलने की फुर्सत चाहते हैं, हम इस कहते मोहब्बत में मोहब्बत चाहते हैं। क्या हम इस कहते मोहब्बत में मोहब्बत चाहते हैं, और दिलों के दरमियाँ पहले जो समझौता हुआ था, वाह, दिलों के दरमियाँ पहले जो समझौता हुआ था, फरीक़े वक्त अब उसमें रियायत चाहते हैं। क्या फरीक़े वक्त अब उसमें रियायत चाहते हैं, और पसे तरके ताल्लुक़
ऐसी वहशत है कि अब हम, पसे तरके ताल्लुक ऐसी वहशत है कि अब पसे तरके ताल्लुक ऐसी वहशत है कि अब हम, हर एक चेहरे में बस तेरी शबाहत क्या कहने, क्या कहने, क्या हर एक अच्छा चेहरे में बस तेरी वाह, वाह, शबाहत वाह, चाहते क्या कहने। हैं। और वो जो मैं तुमसे कह रही थी ना, जो हम जिंदगी जीते हैं वो लिखते हैं। हवा भी जरगरी के फन से वाकिफ हो गई है। वाह, हवा भी जरगरी के हवा फन से भी वापस जरगरी वाकिफ के हो फन से वाकिफ हो गई है, और चराग अब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं। है ये हमारा दौर है मटेरियलिस्टिक। है क्या हवा भी जरगरी के फन से वाकिफ हो गई है, चराग अब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं, और मोहब्बत बांटते हैं जो अदावत के एवज भी। वाह, ये पता है ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड है मेरी दादी सास। सही, अच्छा, सासें पहले ज़माने में तो आपको पता है सास ही बहुत ख़तरनाक होती है, और सास की सास कैसी होती होगी? वो बहुत बिटर थी, इतनी बिटर थी, किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करती थी। सही, लेकिन मोमिन उनसे जैसा मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं था। वो हमारे मफादात, जब मैं सऊदी अरब में थी ना, उनके ख़त जब वो मर गई मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, तो उसके ऊपर मैंने लिखा ये। अब तुम शेर की तरफ मतलब वो देखो कि जो मैं तुम्हें बता रही तजुर्बा देखिए, अदावत के एवज़ भी मोहब्बत बांटते हैं। वाह, अब मुझे तो लगता था ना कि वो दुश्मनी कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होके उनके होते थे भाई, बहुत ही। लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हुआ उनके जाने के बाद कि उन जैसी मोहब्बत ही नहीं थी किसी की। ऐसा खुलूस, ऐसा हमारे लिए वेल विशिंग, दुनिया से लड़ जाने का हमारे लिए, मेरे नाम से ऐसी मुझे। तो मैंने फिर ये लिखा कि मोहब्बत बांटते हैं जो अदावत के एवज़ भी, हम उन पैगंबरी हाथों पे बैअत चाहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, अदावत, किसी ने मुझसे पूछा अदावत के एवज़, अदावत के एवज़ मोहब्बत। मैं कहा हाँ, वाह, मोहब्बत बांटते हैं जो अदावत के एवज़। मोहब्बत कैसे बांटी जा सकती है? लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो शायद आपको लगते हैं क्योंकि वो एक आ रहे हैं चले हुए बस उसी तरह, पर लेकिन वो कैसे होते हैं। और आखिरी शेर देखो कि मैं रूही तजुर्बे लिखने लगी हूँ शायरी में। वाह, मैं रूही तजुर्बे तजुर्बे लिखने लगी हूँ शायरी में, सो लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, सो लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते सो लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते हैं। क्या कहने नाजरीन कराम, मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा की आप शायरी भी सुन रहे हैं, गुफ्तगू भी इनसे चल रही है, लेकिन ये यहाँ वक्फ़ा आ रहा है, वक्फ़े से वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और आपको इनकी शायरी भी सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिए। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रेहाना रूही। वक्फ़े पे जाने से पहले बात हो रही थी और हम आपकी गज़ल सुन रहे थे, चराग अब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं। तो ये अहद है, इसमें हर आदमी सोच रहा है कि वो अगर कुछ वक्त भी कहीं सर्व कर रहा है, कहीं जा रहा है, किसी से हंस कर मिल रहा है, तो उससे उसका क्या फ़ायदा है। अगर हंस कर मिलने में कोई फ़ायदा नहीं है तो वो हंस कर भी नहीं मिलता। तो इस अहद में शायरी करना कितना मुश्किल है और शायरी करने से भी क्या कुछ हासिल होता है, ये जानना लोग ये बात लोग जानना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि शायरी एक कार्य ला हासिल है। आप क्या समझते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। मैं अमेरिका में वाशिंगटन में मैंने मुशायरा पढ़ा। तो जब मैं मुशायरा पढ़ के बाहर आई, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये कहते हैं ना अल्लाह मियाँ की कहीं कहीं रहमतें आपके ऊपर नाज़िल हुई भी होती हैं, तो मुझ पे है अल्लाह पाक की कुछ रहमत है। और उसकी वजह है मोमिन, उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अपनी शायरी को इबादत की तरह बरता है। मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब दोस्त हैं, और कभी किसी की खुशी से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि मैं अगर कोई कम पड़ता है तो मुझे दुख होता है, यानी मेरा तो ये हाल है। तो उसके एवज़ मैं समझती हूँ खुदा ने मुझे एक इज़्ज़त दी है, मुशायरे में मुझे इज़्ज़त मिल जाती है। एक तो मेरी मेहनत भी है इसमें, लेकिन मेहनत के साथ कबूलियत भी बहुत ज़रूरी है।
बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, कबूल नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है। फराज साहब ने कहा ना अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाओ, तो हम तो शम्मा अपनी जलाएंगे। तो मैंने तो अपनी जिस भी मुकाम, जो भी जगह पे मैं हूँ, मैंने अपने कुछ ना कुछ उसूल कायम कर रखे हैं। मैंने ब्रेन ड्रेन के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह है कि मुझे बाहर जाने के मौके मिलते हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत, पाकिस्तान की मैंने 2000 से मैं कंटिन्यूस, मैं दुनिया का शायद कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ उर्दू बोली जाती हो, मैंने गई हूँ। मसलन मैं जब वेस्ट में जाती हूँ ना, तो मैं ब्रेन ड्रेन का ज़रूर जिक्र करती हूँ। जो तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेज कर खुश हो, मैंने वहाँ जाके शेर पढ़ा था, ये आँख शिद्दत गिरिया से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये गज़ल थी मेरी। और परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है, शौक़े विसाल थोड़ी है। क्या परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है, शौक़े विसाल थोड़ी है। और तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेज कर खुश हो, उस वक्त जो लोग बैठे थे वो यही तो, मतलब वो बहुत अच्छे बच्चे जो बाहर हैं, लेकिन माँ बाप के साथ तो नहीं है। और माँ बाप को इस वक्त लम्स की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेज कर खुश हो, अरे मियाँ ये कोई देखभाल थोड़ी है। वाह वाह। ये तवज्जो दिलाने के लिए मैंने एक तो ब्रेन ड्रेन को मुंतखब किया, तो मैंने तो पॉकेट्स बनाए हैं और मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं अमन के गीत लिख के लेके जाती हूँ। तो मैंने वहाँ जाके शेर लिखा, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सब रुखसत हुए बेटे बैठे थे, बिल्कुल, तो उनको पता चला ना। तो इस तरह बीच में आपने वो पैगाम रखना है। तो ये सिर्फ सोच की बात है ना, मैंने अपनी जिम्मेदारी बस खुद महसूस कर ली। सही। आपसे अब आप बहुत से मुशायरों में गई, आपने पिछली सदी में जो मुशायरे हुए वो भी पढ़े, अब इस सदी के मुशायरे भी आप पढ़ रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो पिछली सदी में जो मुशायरा था उसमें हम देखते थे कि शायर फर्शी नशिस्त पर बैठते थे। शेरी नशिस्तें ऐसी होती थी कि सामाईन भी फर्शी नशिस्तों पर बैठते थे। तो अब सिलसिला थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। आप देखती हैं सब कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, बात खड़े होकर की जा रही होती है, शेर खड़े होकर सुनाए जा रहे होते हैं, सामाईन की तरफ से तालियां, सीटियाँ, ये सब चीज़ें हमारे मुशायरों में आ गई हैं। तो आप तो दोनों सदियों में जो मुशायरे अभी पहले हुए और जो आज हो रहे हैं उनमें क्या फ़र्क देखती हैं, और क्या समझती हैं कि हमारे मुशायरे की जो रिवायत है ये आगे बढ़ रही है या इसमें ये जो चीज़ें शामिल हुई हैं ये नुकसानदेह? देखिए बात सुनिए, मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबको ऑनर करती हूँ। वो जो उस वक्त था, तो वो जब शुरू हुआ था हमारा गालिब के उसके दरबार से बादशाहों के, तो वो ज़ाहिर है वही था, फर्शी नशिस्त, वो गाँव तकिए, वो सारा। तो जब हमारे मुशायरे की जिस तरह आगे बढ़ती रही तो उसी को फॉलो करते रहे। लेकिन इसको हम लोग माइंड नहीं करते थे क्योंकि हम आदी थे। अब हम जब बाहर गए तो हमने ये देखा कि एक टेबल होती है, उसे जिस तरह कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? एक मुद्दा रखते हैं या फिर एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर 15 जहन होते हैं, वो उस पर बात करते हैं। तो मुशायरा क्या है यार? कॉन्फ्रेंस है ये। सही। आप कॉन्फ्रेंसेस में भी जाती हैं, पाकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने शिरकत की, दुनिया भर में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आलमी अदब से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें भी आपने शिरकत की। बिल्कुल की। तो जो बाहर कॉन्फ्रेंसेस आजकल हो रही हैं और उनमें और हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उनमें कितना फ़र्क है? वहाँ के मौज़ूआत क्या हैं, यहाँ के मौज़ूआत क्या हैं? ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालें। देखो भाई, बात यह है कि जो लिखने वाले होते हैं ना, अगर आप उनकी अप्रोच करते हैं तो उनकी तो एक ही अप्रोच होती है। अब यहाँ की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो जो यहाँ के लिखने वाले हैं ना, तो वो तो अपने उन्हीं मौज़ूआत पे लिखेंगे जो हमसे, हमारे मुल्क से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अब जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, क्योंकि ग्लोबल विलेज में तुमसे कह रही हूँ ना कि अब हम तो ये तो नहीं ना कि हमारी अपनी बस हमने अपनी, अगर हम सिर्फ बैनुल मुल्क क्या कहते हैं उसका, अगर अंदर इंटरनल हम आप करेंगे तो वो भी हमारे अपने ही मौजू होते हैं। आपसे गुफ्तगू में वक्त गुजरने का अंदाज़ा मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये आखिर में बस जानना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पर अदब के हवाले से काम हो रहा है उसे कैसा देखती हैं, उससे मुतमईन हैं, और दूसरी ये कि अदब का और शायरी का मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? देखो, मुझे थोड़ा सा जो है ना, जैसे मैं तुमसे भी इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कि मुझे थोड़ी सी जो घबराहट है और मैं थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस पर हैं कि हमने
अपनी जो शायरी है, ख़ास तौर शायरी की बात करते हैं क्योंकि हम शायरी में उसके जो हमारे औज़ान और उनके जो प्रोटोकॉल्स और SOPs हैं उन पर ना बहुत ज़्यादा सख्ती से हमने उस पर अमल किया। मतलब एक चीज़ कहते हैं ना कि लकड़ी जब अगर आप पक्की लकड़ी के ऊपर ज़ोर डालेंगे टूटेगी वो। तो इस हद तक नहीं कि हमने हर बिल्कुल कोई तख्लीक नहीं करने दे सकते लोग। अभी पिछले दिनों मेरी एक गज़ल थी, उसमें मैंने एक छोटा सा कर लिया था, उसके अंदर मेरे बहर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी तो मैंने उसके रुकन में इजाफा कर लिया, तो वो बहुत डिस्कस हुई। एंड मोमिन, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत पॉजिटिव खातून हूँ। मैं हर चीज़ में से अपनी एक ऐसी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने एक ऐसा काम किया कि मैं डिस्कशन में आई। उसके बाद मैंने उसको अजान की बताई चीज़ें, तो अब तो माशाल्लाह गालिब ने कहा था ना। अच्छा, कुछ एक सवाल आखिर में आ रहा है जहन में और मेरा ख्याल है नाज़रीन भी उसका जवाब जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी शायरी जो बहर में ना हो और वो कुछ उसमें ख्याल हो, बात हो, तो उसे क्या हम नसी नज़्म कह के सुना दें तो क्या वो नसी नज़्म हो जाएगी? नहीं, देखें ऐसा थोड़ी होता है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, तवाज़ुन का एक फ़लसफ़ा पॉइंट जो उसने गिवेंशी ने हमारे लिए कायम किया है कि रूल ऑफ, जैसे कहते हैं तवाज़ुन का एक रूल, मुझे पूरी उसका इंग्लिश नहीं याद आ रही। उसका मतलब ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, हर चीज़ एक तवाज़ुन के ऊपर कायम है। आप गाड़ी चला रहे हो, 1 सेकंड तवाज़ुन ख़त्म करो, क्या होगा? ख़त्म। बिल्कुल ठीक है ना। तो तवाज़ुन, और फिर उस तवाज़ुन में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप सिर्फ तवाज़ुनी कायम, सिर्फ तवाज़ुन पे रह गए ना तो मुतवाज़िन नहीं रहोगे, गए मुतवाज़िन। तो आपको बीच में एतदाल रखना है। मसलन ये नहीं होता कि बहर ख़त्म थोड़ी करनी होगा। जैसे आप गज़ल लिख रहे हैं, आप ये थोड़ी कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें, कह दें। अव्वल तो वो नसरी होती नहीं गज़ल, लेकिन नसरी नज़्म के भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो आखिर में बस कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को दें? बस पैगाम तो मैंने दे दिया। एक तो पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जो लोग लिखने वाले हैं ना, वो अपनी अहमियत को पहचानें, उनको देखिए, खुदावन करीम की कोई भी चीज़ बग़ैर मसलहत के नहीं होती। अगर आपको किसी और के मुकाबले में ये सिफत बख्शी गई है कि आप जो देखें उसको आप लिख सकते हैं, आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में अपने आप को अहमियत दें और संजीदगी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हों। एंटरटेनमेंट भी ठीक है, वो भी करें, लेकिन उसके साथ साथ, वो मैंने कहा तवाज़ुन, तवाज़ुन अपनी शायरी में, अपनी शख्सियत में, अपने जज्बों में, अपनी जज्बे के अंदर ही बर्दाश्त भी आ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम, अच्छा ये इसकी भी इसमें मैं किसी को भी दोष नहीं दे सकती। हमारे हालात इस तरह के हुए हैं कि अदम बर्दाश्त तो पैदा होना लाजमी था। इंशाल्लाह हम सब उसको मिलकर करेंगे कवर, और बेहतर होगा। अल्लाह से भी बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से भी मैं समझती हूँ कि कुछ मोहब्बत का और पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा, जो आप देखिए दुनिया में इस वक्त 2 सब्जेक्ट सबसे बड़े हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपके अंदर, अपने अंदर आपने ग्रो कर ली पॉजिटिविटी, तो सब कुछ खुद हो जाएगा। सही। आप, मैं कहती हूँ, किसी ने अगर आपका दिल दुखाया, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा। आप चले जाएं गूगल पे, रिसर्च पूरी दुनिया कंप्यूटर पे, यार हमें कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। उसमें ये है कि अगर आप जो बहुत नेगेटिव कोई बात करते हैं ना, आप उससे ज़रा दूर हो, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बीमार करती है ज़हनी तौर से। सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है नेगेटिविटी से। और ख़ुद को, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताती हूँ जो मैंने खुद करनी शुरू कर, मुझे बहुत मज़ा आता है। किसी ने मुझे बहुत ऐसी बात कर दी, बहुत तपा दिया, बहुत गुस्सा दिला दिया, बच्चों ने या किसी ने भी ना, तो मैं थोड़ी देर तो बहुत जैसे उबाल आ जाता ना, फिर मुझे ख्याल आता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं बैठ के ना, जैसे मराकबा नहीं पुराने ज़माने में करते थे लोग, अच्छी बात सोचती हूँ इस बंदे की, उसने कभी मेरे साथ अच्छा किया था कुछ, और अगर वो बात याद आ जाती है ना, तो वो खुद ब खुद वो लेवल जो है ना, वो उसका पारे का नीचे आना शुरू हो जाता है। आप भी ये करें, किसी से कोई तकलीफ़ है, आपका मजहबी तौर से आप किसी से अगेंस्ट हैं, आपका इख्तलाफ है, तो आप ये सोचें कि वो भी पूरी एक शख्सियत है, आप भी पूरी एक शख्सियत, तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं बुनियादी। हम जिस घर में पैदा हुए हम वो हैं, आप जिस घर में पैदा हुए आप वो, हम एकदम एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन बीच में कहीं आकर हम एक तरीके की मोहब्बत से अपनी बातों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, और शायरी में भी इस बात का शदीद ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों को काम करना है। बिल्कुल, हमें मोहब्बत है, ये जो भी आप अपना बना लेना एक सब्जेक्ट, उस पर काम करना है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लाई। नाज़रीन कराम,
रेहाना रूही साहिबा से आज आपने मुलाकात की, इनकी शायरी सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी और बहुत सी बातें यकीनन इनसे हुई जिनसे आपने कुछ सबक भी हासिल किया होगा। आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अदबी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।